हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। और आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी 9वीं वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट 2020 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक हमारी 8 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर, मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से प्लेलिस्ट उठाइए और सारे क्वेश्चंस को चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर ये देखिए, आपको पता है मैथ्स पेडागोजी के अंदर 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के आते हैं। अगर आपको अपना न्यूमेरिकल भी स्ट्रॉन्ग करना है तो प्लीज हमारा एक मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसे ज्वाइन कीजिए और सारे आपको शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए मिलेंगे और वो वीडियो बहुत अच्छी आपको मदद करेगी। तो प्लीज उस वीडियो को विजिट करें और 15 नंबर्स की जो मैथ्स पेडागोजी है इसे भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि मैथ्स पेडागोजी में जितने आप क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे उतने ही आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्योंकि ये होता है मैथ्स पेडागोजी या पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की हो, वहां पे रेपिटेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार वही क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के। तो आप अगर जितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के या फिर मॉक टेस्ट या फिर इधर उधर के जो स्टेट टेस्ट के क्वेश्चंस उठाकर अगर आप उनका कलेक्शन बनाकर उनको करते हो, डिस्कस करते हैं, तो फिर इसके लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम भी शुरुआत कर देते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, हु propounded द मॉडल ऑफ 5 लेवल्स ज्योमेट्रिक थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। देखिए ये घूम फिर कर आता रहता है। ये क्वेश्चन जो है ये जो 5 लेवल्स दिए हैं किसने दिए हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। ये दिए थे आपके वैन हीले ने। वैन हीले ने ही ये 5 लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिक दी हैं। अच्छा वो क्या है उसे भी देख लेंगे। लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग, देखिए इन्होंने 5 लेवल दिए हैं और नंबर इनके 4 हैं। पहला 0 लेवल पर है, फिर दूसरा पहले लेवल पर है, फिर तीसरा दूसरे लेवल पर है, फिर तीसरा आपका चौथा तीसरे पर है और पांचवा चौथे पर है। इस तरीके से इन्होंने लेवल्स दिए। 0 लेवल पर इन्होंने विजुअलाइजेशन की बात की है। मैंने पिछली वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया था कि विजुअलाइजेशन का मतलब होता है पहली स्टेट में बच्चा ज्योमेट्रिक चीजों को देखता है, ये गोल है, ये ट्राइंगल की तरह है, इन चीजों को समझता है, फिर उन्हें एनालाइज करने लगता है कि ये इस तरीके से गोल हो सकते हैं, यानी गोल का सेमी सर्कल हो सकता है। ठीक है, फिर आगे चल के और इनफॉर्मल डिडक्शन आ जाती है। इनफॉर्मल डिडक्शन में और उसकी वो प्रॉपर्टीज जानने लगता है कि ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, सर्कल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर एक और लेवल जब बढ़ता है तो फिर वो सर्कल्स और ट्राइंगल्स को मिलाकर भी प्रॉपर्टीज जान जाता है और मतलब अच्छे तरीके से लेवल्स उनका बढ़ता जाता है। रिगर आपकी जो है बिल्कुल लास्ट है, इसमें बच्चा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी वो मिलाकर उसे सॉल्व कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ज्योमेट्री के अंदर कि कोन और अर्धगोले को मिलाकर जो कोई चीज होती है, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम है, आइसक्रीम में क्या होता है, कोन होता है और नीचे अर्धगोला होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर उसका एरिया निकालना हो या उसके कुछ कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो बच्चा इस लेवल पर आकर ये चीजें समझने लगता है। तो ये लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग है। 5 लेवल्स हैं ये, और मैं बता देता हूं ये वैन हीले ने दिए थे, इसको हमेशा आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास इज नॉट एबल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन अलजेब्रा इन हिज मैथमेटिक्स क्लासरूम, द बेस्ट रेमेडियल स्ट्रेटेजी इज टू। यानी एक 8वीं क्लास का बच्चा है जो कि लीनियर इक्वेशन, यानी जो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू या y प्लस एक्स इज इक्वल टू, दोनों ये लीनियर इक्वेशंस हैं। इस लीनियर इक्वेशन में मतलब आपका वो नहीं होता, स्क्वायर्स या क्यूब नहीं लगी होती है, सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है। उसे सॉल्व करने में बच्चा अनेबल है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसे सिखाने के लिए। ऑप्शन से सारी बातें पता लगती हैं, ऑप्शन को ही एलिमिनेट करना हम जानते हैं। जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है और जो बिल्कुल गलत होता है उसे बिल्कुल अलग रख लेते हैं। हमारी जो कंफ्यूजन होती है 1 से 2 ऑप्शन में होती है, बस वहीं आपको देखना होता है। देखिए, गिव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स। देखिए जब भी बात अभ्यास की होगी, बार बार अभ्यास से कंसेप्ट ठीक नहीं होती। देखिए अभ्यास से कंसेप्ट मजबूत होती है, लेकिन अभ्यास से कंसेप्ट बनती नहीं है। अगर आपको कोई कंसेप्ट सीखनी है तो वो अभ्यास से नहीं, बल्कि उसे एक बार आपको अच्छे से समझना होगा। एक्सप्लेन हिज लीनियर इक्वेशन इन सिंपल लैंग्वेज, या फिर टीचर को क्या करना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन को सिंपल लैंग्वेज यानी बहुत ही आसान भाषा में उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एन अल्टरनेटिव मेथड, या फिर उसे करना चाहिए कि जो वो लीनियर इक्वेशंस है उसको बहुत सारे तरीकों से कर रहे हैं, कंसेप्ट को एक क्वेश्चन को करने के ऑल्टरनेटिव मेथड्स, यानी एक क्वेश्चन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वेज बहुत सारे मेथड्स को
एक्सप्लेन करना, या फिर गिव्स हिज और हर मोर एंड मोर लेक्चर्स ऑन दिस, यानी वो फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा लेक्चर दे। तो सबसे इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, मैंने आपको बताया ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो सकता, जब प्रैक्टिस तो बाद में होती है जब कंसेप्ट क्लियर हो, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। ये भी मिलता जुलता है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास इससे बेस्ट ऑप्शन है क्या, कि ये एनसीएफ भी कहता है कि मैथ्स को अगर हमें सिखाना है, अगर मैथ्स की कंसेप्ट को हमें बच्चे के अंदर डालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंट मेथड से एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। यानी जब हम एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से करते हैं, तो बच्चा उसकी कंसेप्ट को जान जाता है और उसे फिर समझ जाता है कि हाँ भाई ये एक्चुअली में इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब ये बच्चा इतनी बात समझ जाता है, तो उसे कंसेप्ट क्लियर हो जाती है और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द एडवांटेज ऑफ रिटन वर्क इन मैथमेटिक्स। यानी आपसे ये डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं किसका, रिटन वर्क, यानी जो हाथ से लिखा हुआ काम होता है मैथमेटिक्स में, उसका क्या डिसएडवांटेज है। तो इसका मतलब ये होगा कि तीन ऑप्शन तो एडवांटेज की बात करेंगे और सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन होगा जो डिसएडवांटेज की बात होगा। अगर आपको इसमें ऑप्शंस में समझना है, तो ऑप्शंस इस ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही दिमाग से कर सकते हैं कि जिसमें नेगेटिविटी आ रही होगी वही डिसएडवांटेज होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है, लर्निंग बाय रिटन इज वर्क रिटेनेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बात बिल्कुल सही है और ये राइटिंग की एक क्या है, एडवांटेज है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज याद करते हो और लिखकर याद रखते हो तो वो लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। एक्सप्रेशन राइटिंग एंड पावर द स्टूडेंट कैन बी चेक्ड प्रॉपरली, यानी बच्चा जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है राइटिंग के थ्रू, तो वो स्टूडेंट को, जो टीचर है वो उसको स्टूडेंट को चेक कर लेता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। यानी अगर बच्चे के थॉट्स को जानना है, तो कैसे पता लगेगा कि वो बच्चा कैसे एक्सप्रेस करता है अपनी बात इन रिटर्न। ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका, कॉन्फिडेंस एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैन बी डेवलप्ड, यानी राइटिंग से कॉन्फिडेंस आता है एंड प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, वो डेवलप होता है। बिल्कुल ठीक है, राइटिंग से आपका डेवलपमेंट होता है, राइटिंग से आपकी जो लर्निंग है वो भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस भी आता है, ये भी एडवांटेज है। लर्निंग बाय रिटन वर्क कैन नॉट कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली, यानी लर्निंग वर्क जो है खाली खुद नहीं चल सकती, यानी उसके साथ कुछ ओरल इंस्ट्रक्शन होना जरूरी है। यानी जब तक आप देखिए डिक्टेशन में क्या होता है, जब तक डिक्टेशन में ओरली कोई बोलेगा नहीं तो लिखेंगे कैसे। तो यहां पर कॉम्बिनेशन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि रिटन लैंग्वेज यानी जो रिटन वर्क है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, बल्कि डिपेंडेंट होता है ओरल वर्क के ऊपर, तो ओरल इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो यही इसका डिसएडवांटेज है, और कुछ देखना नहीं, सबसे नेगेटिव ऑप्शन यही है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इंक्लूड्स मेजरिंग एरर्स इन द फॉर्म ऑफ मेजरिंग टूल और मेथड्स एंड आर एंड एरर्स इन देयर यूज। यानी सिंपल्स पूछ रहे हैं कि ये भाई इन जो फॉलोइंग एरर्स हैं इसके अंदर से कौन सी मेजरिंग एरर है। देखिए एरर्स दो टाइप की होती हैं, एक तो आपका कांस्टेंट एरर्स होती है और एक आपका वेरिएबल एरर्स होती है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे कि कांस्टेंट एरर क्या होती है और वेरिएबल एरर क्या होती है। सबसे पहले कांस्टेंट एरर देखेंगे। इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट एरर आल्सो नोन एज सिस्टमैटिक एरर। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं कांस्टेंट एरर को। ये आप पॉइंट याद रखेंगे, आप क्या सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं कांस्टेंट और एरर को। अच्छा ये होता क्या है, इज अ सोर्स ऑफ एरर दैट causes measurements to deviate consistently from their true value। यानी जब आपकी ट्रू वैल्यू ना आए और उसके अंदर डेविएशन यानी उसके अंदर बहुत ही डिफरेंस हो, तो ऐसी एरर आपके क्या कहलाती है, कांस्टेंट एरर कहलाती है। वेरिएबल क्या होता है, इट इंक्लूड्स मेजरमेंट्स एरर्स occurring due to administration of measuring object। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हो और वो मेजर करने वाला गलती कर रहा हो, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजरिंग ऑब्जेक्ट, यानी जो मेजरिंग ऑब्जेक्ट है, यानी जैसे हम मेजर कर रहे हैं, उस मेजर करने वाला जो गलती करता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो गलती करता है वो वेरिएबल कहलाता है। और जो उस मेथड्स में ही गलती होती है, यानी जिस मेथड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेथड के अंदर ही एरर है, तो उसे हम बोलते हैं मेजरिंग एरर या फिर कांस्टेंट एरर। तो अगर हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स मेजरिंग एरर्स, यानी मेजरिंग एरर्स क्या हुई,
यानी जो मेथड के अंदर ही एरर है, तो मेथड के अंदर एरर है तो हमारा वो क्या होगा आंसर, कांस्टेंट एरर है। अगर करने वाला एरर कर रहा है, यानी जो कर रहा है ना किसी काम को वो एरर कर रहा है, तो वो आपकी वेरिएबल एरर कहलाएगी। तो ध्यान रखना कांस्टेंट एरर वो होती है जो मेथड के अंदर एरर होती है, यानी फॉर्मूले के अंदर ही एरर है, इस वजह से डेविएशन या कमी आ रही है। या फिर हम बोलेंगे वेरिएबल एरर्स, जो यानी जो वेरिएबल जो कर रहा है, जो उसके अंदर वेरिएबल जुड़ा है, जो करने वाला है किसी काम को, अगर वो एरर कर रहा है तो वेरिएबल एरर कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, which of the following is based on the principle that children can be provided with more and more knowledge through interaction, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन इस चीज पर बेस्ड है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड की जा सकती है थ्रू इंटरेक्शन, यानी अगर बच्चा आपस में इंटरेक्ट करेगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगी। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, ओरल वर्क, सेल्फ स्टडी, ग्रुप वर्क, या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग इसका सही आंसर होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है पहले उसे हम समझ लेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द चिल्ड्रन कैन बी प्रोवाइडेड विद मोर एंड मोर नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, जब बच्चे के अंदर तूफान आता है। तूफान कब आता है, जब बच्चा चीजों से इंटरेक्ट करता है, देखता है ये क्या है, ये जो चीज मिली है मुझे ये कैसे रिएक्ट कर रही है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आता है तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसे ही बोलते हैं हम ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इट इज अ डेमोक्रेटिक एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड टेक्निक, यानी जब वो प्रॉब्लम्स को देखता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसे ही बोलते हैं क्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सेंटर्ड टेक्निक। इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन टास्क। It creates situation for students and teacher interaction and both remain active in teaching। यानी ये जो सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बच्चा और टीचर दोनों आपस में इंटरेक्ट होते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन से उनके अंदर दिमाग के अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी ब्रेन के अंदर तूफान आता है। तूफान इन द सेंस कि वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर मोर एंड मोर नॉलेज, देखिए जब बच्चा प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन उठाता है तो क्वेश्चन के आंसर लेने की कोशिश करता है, और जब क्वेश्चन के आंसर लेने की कोशिश करता है तो उसे मोर एंड मोर नॉलेज मिलती है, बहुत ज्यादा नॉलेज का उसे आदान प्रदान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी। अब इन्होंने बोला गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन, यानी गुड इवैल्यूएशन होता है यानी किसी की लर्निंग को आंकना कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चे के अंदर क्या कमी है और बच्चे के अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, उस चीज को इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं उसके अंदर वैलिडिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक अच्छे टूल के अंदर सारी अच्छी चीजें होनी चाहिए, यानी चारों की चारों सारी अच्छी चीजें हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ वैन हीले मॉडल ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। वैन हीले की मैंने आपको बताया, बार बार आ जाता है, इंडक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, रिगर्स। देखिए अभी हमने अभी पढ़ा है एब्स्ट्रैक्शन है, विजुअलाइजेशन भी है और रिगर्स भी है। क्या नहीं है, इंडक्शन नहीं है। ये वही पूछ रहा है कि क्या नहीं है, तो इंडक्शन कोई भी आपका लेवल नहीं है, इंडक्शन की जगह डिडक्शन लेवल है आपका। विजुअलाइजेशन है, फिर आपका डिडक्शन है, फॉर्मल डिडक्शन है, इनफॉर्मल डिडक्शन है, ठीक है, रिगर है, लेकिन इंडक्शन कोई लेवल वैन हीले का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा सा पढ़ लेते हैं। अ टीचर ड्रॉज वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन पीस ऑफ अ पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू द स्टूडेंट्स। यानी एक टीचर है, ये बहुत सारे पेपर पे ट्राइंगल्स कई टाइप के एक ने कई टाइप के, यानी उसमें इक्विवेलेंट ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्लेन ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, कई तरह के वो ड्रॉ कर लेता है एक पेपर पर, बच्चों को बांट देता है, ईच ट्राइंगल बच्चे को बांट देता है। शी आस्क्ड देम टू मेजर ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स
ऑफ द ट्राइंगल एंड देयर सम। द स्टूडेंट कहता है कि इनके एंगल्स नापो और इनके साइड्स नापने को बोल देता है। फिर क्या होता है, द स्टूडेंट्स फाउंड दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स वाज इक्वल टू 180। फिर उन्होंने जब बच्चों ने सबके एंगल्स को नापा तो देखा सबके सम क्या आ रहे हैं, 180 के आ रहे थे। देन द स्टूडेंट केम टू द कंक्लूजन, फिर बच्चे इस कंक्लूजन पर पहुंचे। किस कंक्लूजन पर पहुंचे, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। यानी एंगल्स कोई सा भी हो, सबका सम क्या होता है, 180 हो सकता है। व्हाट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक टू अराइव दिस कंक्लूजन, यानी पूछ रहे हैं कौन सा मेथड यूज किया है टीचर ने। तो हम बहुत बार कह चुके हैं कि इंडक्टिव हो डिडक्टिव हो। अगर मैं आपको बताऊं, करूं बात इंडक्टिव की, इंडक्टिव मेथड ये होता है जब आप क्वेश्चन देख के, प्रॉब्लम देख के फॉर्मूले की तरफ जाएं। यानी एक पर्टिकुलर चीज दे दी, यानी पर्टिकुलर आपको एग्जांपल दे दिया और इस एग्जांपल से आप जनरलाइज रूल करने लगे। देखिए बच्चों ने कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने देखा कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं, सब ट्राइंगल्स के अंदर जो उनके एंगल्स हैं उनका सम 180 है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात से ही कंक्लूजन निकाला कि जो ट्राइंगल्स होता है, इस ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स के सम क्या होते हैं, 180 के होते हैं। तो उन्होंने एक रूल बनाया। तो जब आप पर्टिकुलर चीज से रूल बनाते हो तो इसे बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इंडक्टिव मेथड। इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें डिडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड वो मेथड होता है जब बच्चा, ध्यान देना, जब बच्चे को फॉर्मूला दे दिया जाए, उसे बता दिया जाए कि भाई ये जो ट्राइंगल होता है इसका सम 180 होता है। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इसे रूल पता है, रूल से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो वो अब कोई भी उसे क्वेश्चन दे दिया जाए, क्योंकि अब उसे पता है 180 डिग्री होती है, तो वो इसे जान जाएगा। तो इसे डिडक्टिव मेथड बोलेंगे। और जो अगर आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम से किसी फॉर्मूले को जान जाए, वो आपका इंडक्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप समझ लेना, मैप कंसेप्ट मैप क्या होता है, कोई भी जो इस तरीके से हो, देखेंगे आप जो भी मैप होगा वो इस तरीके से, आपने बहुत बार ये चीजें देखी, इन चीजों से चार्ट जो होते हैं, इन चीजों से चीजें याद भी रहती हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में पूछा है। कंसेप्ट मैप शुड बी, ये कह रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली। भाई यही सही नहीं है, और तो कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये कंसेप्ट मैप टीचर ही बनाए, ये तो स्टूडेंट भी बना लेता है। आप भी बहुत सारी चीजें याद करने के लिए उनके मैप्स बना लेते हैं, ठीक है, तो ताकि आपको याद रहे, आसानी हो जाए, चार्ट बना लेते हैं। तो ये काम तो टीचर थोड़ी है, हमेशा टीचर करेगा, ये काम तो स्टूडेंट खुद भी कर लेता है, फ्लो चार्ट बना लेता है खुद ही। ऑप्शन बी देखेंगे थोड़ा सा, कंसेप्ट मैप्स आर हियरार्किकल, हियरार्किकल इन नेचर। देखो हियरार्किकल तो होते हैं, ऊपर से चले आते हैं नीचे की तरफ, ये देखिए, यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाते हैं, इसे हियरार्की मेथड कहते हैं। तो ये भी है इसके अंदर। कंसेप्ट मैप इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज टू इंस्ट्रक्शन, देखिए प्रायर नॉलेज होती है, यानी इससे ये जुड़ा हुआ, इससे ये जुड़ा हुआ, इससे ये जुड़ा हुआ, ठीक है। कंसेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट, देखिए इंटरकनेक्टेड इस ये इससे ये भी कनेक्ट है, ये इससे ये चीज भी कनेक्ट है। तो ये सारी की सारी क्वालिटी है कंसेप्ट मैप की। कंसेप्ट मैप की क्वालिटी क्या नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर ओनली, ये गलत बात है, तो ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, which one of the following happenings in the classroom is an activity, यानी अगर क्लासरूम में जो कुछ हो रहा है उस किस चीज को एक्टिविटी बोलेंगे। चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन द फॉर्म्स ऑफ राइम्स, बिल्कुल नहीं, ये एक्टिविटी नहीं होगी। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल नहीं। द चिल्ड्रन इंगेज इन एक्सप्लोरेशन, ये दोबारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। जब बच्चा एक्सप्लोर करने लगे, एक्सप्लोर का मतलब है जब बच्चा खुद ही चीजों को डिस्कवर करने लगे, खुद ही चीजों को जानने लगे और नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगे, इस चीज को हम बोलते हैं कि चिल्ड्रन इंगेज इन एक्सप्लोरेशन, इसी चीज को एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी का मतलब ये होता है जब बच्चा अपने आप से कुछ चीजों को करने लगे, अपने आप से प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, उस चीज को बोलते हैं क्या हम, एक्टिविटी, ठीक है। कोई चीज टीचर के थ्रू कर रहा है कोई, यानी टीचर मदद करे और एक्सप्लोरेशन चल रहा है तब भी ठीक है, लेकिन अगर पैसिवली बच्चा बैठा हुआ है, टीचर उसे सारी बातें बता रहे हैं, तो इसे एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे ऑटोक्रेटिक टीचिंग, ठीक। तो इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप जहां पे भी आप जुड़े हुए हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करने से चीजें बढ़ती हैं, घटती नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे ऐसी ही वीडियो बनती रहेंगी।